नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर के भारद्वाज ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल से आज पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज रक्षाबंधन है, तारीख है 12 अगस्त। आज आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन कल भी था और कल मैंने मंडियों के भाव नहीं डाले थे, तो उसका कारण था कि सुबह सुबह जब मंडी को मुझे ध्यान ही नहीं था, फ़ोन किया तो पता चला कि उस दिन रक्षाबंधन की छुट्टी थी, मंडी का अवकाश था। कोई बात नहीं, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भी खुली ज़रूर, लेकिन न तो किसान पहुँचे और न कोई ख़रीदार पहुँचा। कुछ गाड़ियाँ आई थी, करीब 69 से, कोई 69 बता रहा था, कोई 72 बता रहा था, कोई 73 बता रहा था। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी सही सही सूचनाएं नहीं थी। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है धान के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ मैं आपको। दोस्तों, ये जो फार्मूला है धान वाला, वो मेरा अपना निजी फार्मूला है और मैं पिछले साल इसको प्रयोग कर चुका हूँ। अब इसमें पिछले साल जो मैंने अपनी ऑर्गेनिक धान किए थे, यानी जिसमें मैंने कोई भी केमिकल यूज नहीं किया था, उसमें बिना केमिकल के भी 1509 धान थे और वो सबसे बढ़िया हुए। और मैं आपको एक आश्चर्य की बात ये बता दूं कि जब धान कट चुके थे और कटने के बाद खेत में पड़े हुए थे और उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई, यानी कि धान बिल्कुल डूब गए पानी में, और डूबने के बाद जब सूख गया पानी, उसके बाद वो निकाले तो उनके ऊपर से कलर गायब नहीं हुआ, धान के ऊपर से चमक बरकरार थी। तो ये शायद ऑर्गेनिक धान का कमाल था और पेटेंट फार्मूला जो हमने अपना फार्मूला, पेटेंट तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन हमारा फार्मूला है। अगर मेरा मानना ये है कि आज मैंने उसमें कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी शामिल किया है। कुछ मेरे किसान दोस्तों ने मुझसे कहा था कि देखो, हम तो भाई ऑर्गेनिक करते नहीं हैं, तो आप हमें तो वही रासायनिक फार्मूला होता, तो वो मैंने शामिल किए हैं। तो आइए आज बात करते हैं उस फार्मूले की। तो हमारे पास जो है एक मैंने अभी लिख लिया है उसको बढ़िया तरह से। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने नर्सरी के बारे में पहले एक वीडियो डाला था, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसको देखा, लेकिन बहुत बढ़िया वीडियो है। नर्सरी की आधुनिक तकनीक मैंने उसमें बताई थी। अब नर्सरी की बात नहीं करते हैं, अब बात करते हैं कि धान के कल्ले सर्वाधिक कैसे प्राप्त करें। अगर आपने जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से सही बिल्कुल आपने फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया और धान की देखभाल की, तो आपकी जो पैदावार है 101% बढ़ेगी दोस्तों, और रोग भी आने की संभावनाएं नगण्य हो जाएंगी। मैंने तो क्योंकि रसायन का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए रोग तो कोई आया ही नहीं था, और कंडुआ रोग आया था और जड़ गलन भी आया था पिछले साल और लोगों के खेतों में, हमारे बराबर वाले लोगों के खेतों में, लेकिन हमारे खेत में बिल्कुल रोग नहीं था। और बाकी की बात मैंने बताई दी, तो शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं हम, अगर आपने रोपाई कर दी, रोपाई के सही 10वें दिन क्या करना है आपको, 12 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से खल लेनी है और 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से गुड़ लेना। पुराना मिल जाए, बेहतरीन काला गुड़ मिल जाए कोई, वो सबसे बेहतर है। और 4 केजी मट्ठा लेना है गाय का, और इसके अलावा 2 केजी बेसन लेना है। इसको आप, बेसन नहीं हो कोई बात नहीं, मट्ठा नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो तो बहुत बेहतर है। इसको आप एक ड्रम के अंदर जो है 1 दिन पहले घोल दें। 1 दिन पहले घोलने के बाद दूसरे दिन इसको पानी के साथ खेतों में, अपने धान के खेतों में लगा दिए। 1 एकड़ का फॉर्मूला दोस्तों, आप उसके बाद हिसाब से कैलकुलेशन कर ले जितना चाहिए आपको। तो आप देखेंगे कि देखिए, जो हम खल दे रहे हैं, खल में काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसके सल्फर भी है और आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति भी करेगा। तो अब देखो, रासायनिक खाद जब हम दे देते हैं तो उसका असर आपको 24 घंटे या 36 घंटे में तुरंत दिखाई देता है, लेकिन जो आपकी ये वाली खाद है, इसका असर आपको धीरे धीरे जो है 15-20 दिन या 25 दिन तक चलता है, धीरे धीरे। तो अब आपको ये हो गया। उसके बाद अगले जो है 15वें दिन, आपका 10वें दिन हो गया, 5 दिन के बाद आप इसका थोड़ा थोड़ा असर देखेंगे। तो 15वें दिन अगर आपको लगता है कि असर नहीं हो रहा है और बहुत अच्छा आपको रासायनिक खाद का भी प्रयोग करना है, तो 1 बैग एसएसपी ले लें, सिंगल सुपर फास्फेट, और 1 बैग यूरिया ले लें प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसको जो है आप अगर इसको खेत में डाल दें, तो ये हो गया 15वें दिन का फॉर्मूला। उसके बाद आप क्या करेंगे, 20वें दिन, अगले 5 दिन बाद, एक साथ नहीं डालना आपको सब। कुछ लोग क्या करते हैं कि आज हमने तो डाल देना है और उसके बाद 20 दिन बाद देखेंगे। आपको कोई भी रासायनिक जो खाद हैं, फर्टिलाइजर हैं, उनको एक साथ प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि एक दूसरे में उनका जो असर है वो कम हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 20वें दिन आपको क्या लेना है, ये यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। रासायनिक खादों के तौर पर आपको जिंक सल्फेट लेनी है। जिंक सल्फेट 33% आती है। ये कितनी लेती है, 1 एकड़ में
अगर आपने पहले जिंक डाल दिया यूरिया के साथ में, तब आपको उतना अमाउंट कट कर देना है, 5 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट 33% लेना है। और उसके बाद लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट कितना लेना है? 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसके बाद लेना है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट में एक चीज़ ध्यान रखनी है, फेरस सल्फेट नाम से आता है, फेरस सल्फेट 19% के नाम से आता है। तो ये 4 केजी लेना है। लेकिन एक इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आपकी मिट्टी ऐसी है जिसमें पानी को सोखने की क्षमता कम है, आप समझ रहे हैं, गाढ़ मिट्टी जिसको कहते हैं, जिसमें पानी भर दो तो 2-3 दिन तक सूखता ही नहीं है, उसमें आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जो मिट्टी या दूसरे तरीके से अगर आपने पीएच मान चेक कराया किया है, तो जिस मिट्टी का पीएच 5 या 7 से नीचे है, 6 से नीचे है, उसमें 6 बिल्कुल भी नहीं करना है। और 7 से ऊपर पीएच है, तब इसको आपको फेरस सल्फेट का प्रयोग करना है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। और अगर आप कर सकते हैं तो 1 किलो मैंगनीज सल्फेट भी ले सकते हैं। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों। जिंक एक तरह से कैटलिस्ट का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। सारे जो है नाइट्रोजन और मुख्य तत्व तो 3 होते हैं जो मैक्रो रूप में चाहिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। लेकिन इनको सही जगह पर पहुंचाने का, सही तरह से काम करने का जो और सहयोगी तत्व हैं वो हैं आपके जिंक, आयरन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल जो होता है, इसका जो हरा रंग होता है पत्तियों का और जिसमें इनका भोजन बनता है, उसमें मुख्य तत्व है मैग्नीशियम। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है दोस्तों। तो ये जो है तत्व, ये भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इनका मात्रा ले लिया आपने और इसको आप जो है खेत में छिड़काव विधि से डाल देंगे। ये हो गया आपके 20वें दिन का कार्य। और जो है एक बात और, फिर 25वें दिन क्या करना है? 25वें दिन आपको एक स्प्रे करना है। इनमें खर्चा बहुत कम है दोस्तों। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे फॉर्मूला है इसमें आपको खर्चा बहुत कम आएगा। 25वें दिन आपको ये भी एक दिन पहले करना है। 2 किलो चूना लेना है और 2 किलो चूना लेकर के उसको जो है आप 4-5 किलो पानी में आप भिगो दें। उसके बाद 1.5 किलो करीब यूरिया ले लेना है, उसको अलग से एक बाल्टी में गला दें, वही 4-5 किलो पानी ले लें। उसके बाद आपको 500 ग्राम वही फेरस सल्फेट लेना है। ये एक तो और अगर आपको हाइड्रेटेड मिल जाएगा फेरस सल्फेट, FeSO4.9H2O का फॉर्मूला होता है, यानी कि ये घुलनशील होता है, वो वाला आपको फेरस सल्फेट लेना है। वो लेकर के और आपको जिंक सल्फेट लेना है 700 ग्राम। जिंक सल्फेट वही पहले हमने यूज किया था, वही जिंक सल्फेट 700 ग्राम लेना है 33% में। अगर आपको ये न मिले, अगर आप चिलेटेड लेते हैं तो चिलेटेड तो बहुत ही बेहतरीन है। चिलेटेड जिंक लेना है, वो फिर केवल 100 ग्राम लेना है आपको। 100 ग्राम चिलेटेड जिंक ले लें। और चिलेटेड नहीं मिलता कोई बात नहीं, आप 500-700 ग्राम आप वही ले लेंगे, क्या, जिंक सल्फेट। अब इन तीनों एक दिन पहले इनको भी अलग अलग घोल बना के रख देंगे आप। एक दिन पहले इसलिए क्योंकि ठीक से ये अच्छी तरह से घुल जाए पानी में। और जब ये घुल जाएंगे तो आप इन सबको, आपको 1 एकड़ में 150 लीटर पानी का प्रयोग करना है दोस्तों। तो 150 लीटर पानी में का प्रयोग आप जानते ही हो। 150 लीटर पानी का मतलब है आपके 20 से 25 लीटर की आपकी जो पंप होती है, स्प्रे पंप, उसमें जो है कितना यूज करना है, उसके उस अनुपात में आप इसको पूरे को 150 लीटर पानी में आप पूरे अपने खेत में स्प्रे कर देंगे। अब ये स्प्रे हो गया, वैसे तो आपका पिछला भी रिजल्ट आता रहेगा, और ये स्प्रे हो गया तो धान के अंदर एकदम से फुटवा स्टार्ट हो जाएगी और कम से कम जो है बहुत सारे कल्ले आप देखें, आप प्रयोग करके देखना। एक खेत में इसको थोड़ी से एरिया में नहीं छिड़कना, बाकी के एरिया में छिड़कना, तो आपको देखेंगे एक कल्लों की भरमार उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, एक कल्ले फूटने का एक और तरीका होता है, अगर आपने जब रुपाई कर रहे हैं उस समय आपकी पौध ज़्यादा लंबी है तो उसकी कटिंग भी की जाती है दोस्तों। और अगर आप, और दूसरा एक और पाटा लगाने की प्रक्रिया भी की जाती है। ये जब रोपाई के 6वें-7वें दिन का प्रक्रिया है, तो ये एक अलग प्रोसेस है। और आप जो है अब देख लेंगे, ये हो गया आपका जो है 25 दिन का। 5 दिन बाद आप क्या देखेंगे, अगर आपको लग रहा है कि ग्रीनरी कम आई है या भड़वार कम हो रही है, तो आप NPK लेंगे 19-19-19। ये भी सबसे सस्ता आपका उर्वरक है। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों हैं। इसको लेंगे और ये घुलनशील होती है पानी में, और इसको 1 kg 150 लीटर पानी के अंदर घोल करके, यानी पहले तो थोड़ी से में घोल लेंगे, फिर टंकी के हिसाब से उसको अनुपात आप जानते हो, सभी लोग किसान करते हैं। अगर किसी की समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में देखा, मैं बता दूंगा। तो ये जो 150 लीटर पानी में आप इसको घोल करके एक स्प्रे कर देंगे। ये जब करना है जब आपको आवश्यक हो, आपको लगता है कि कम बढ़वार हो रही है,
तो ये NPK का हो गया। अब आप 45वें दिन यानी कि अब देखेंगे, इसके बाद आपको अगर कोई रोग या कुछ और दिखाई देता है या खरपतवार नाशी या वो सब चीज़ें अलग मेथड है। मैं तो केवल उर्वरक की बात कर रहा हूँ जिससे आपकी पैदावार बढ़ेगी। खरपतवार नाशी या हम और भी केमिकल प्रयोग करते हैं, कोई रोग आ रहा है उसकी दवाई प्रयोग करते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया, उसके लिए आप चाहेंगे तो मैं दूसरा वीडियो दे दूंगा। और इसके बाद जब अब देख आपका धान बहुत तेज़ी से बढ़वार करेगा, बहुत सारे कल्ले फूटने लगेंगे, एकदम हरा हो जाएगा, और कोई रोग अगर दिखाई देगा, जिंक की कमी होगी या आयरन की कमी होगी, तो उसमें किस तरह के पत्ते होंगे वो भी आपको जो है दिखाई दे जाएंगे। जिंक की कमी में जो पत्ते होंगे उस पर आगे जो है सफ़ेद पीला पीलापन सा होगा, जो सफ़ेद सा हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, गाढ़ खेत में हम जिंक ज़्यादा दे देते हैं या आयरन ज़्यादा दे देते हैं, तब भी पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस खेत में कितने अमाउंट में चीज़ें देनी, ज़्यादा नहीं देनी, ज़्यादा से नुकसान होता है। और आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपका खेत का pH ज़्यादा है तो उसमें आप फिटकरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिटकरी आप 2 किलो फिटकरी ले लें और फिटकरी की एक पोटली बना दें, जब भी आप पानी दें तो आपके ट्यूबवेल की जहाँ दाल पड़ती है उस पर रख दें, वो धीरे धीरे घुल के लगती रहेगी। इसका जब पानी देना बंद हो जाए वापस रख दें उसको। इस प्रक्रिया को आप अपना सकते हैं। 05234 लेना है, वही ये भी जो है घुलनशील होता है। और 05234 लेकर के इसमें 100 ग्राम बोरोन लेना है, 100 ग्राम बोरोन लेकर के, और इसका भी स्प्रे उसी तरह से कर देना है जैसे पहले किया है, जो हर बार करते हैं हम। अब फ्लावरिंग के स्टार्टिंग के डेज में ये प्रक्रिया कर देनी है। अब इसके बाद फ्लावरिंग पूरी तरह से हो जाती है, दाना बन जाता है पूरा। जब दाना बन जाए, यार फ्लावरिंग बिल्कुल फ्लावर्स खत्म हो जाए, तब एक स्प्रे और करना है आपको, NPK 0050 लास्ट स्प्रे है ये। फंगस आता है या कोई बीमारी आती है वो अलग बात है, वैसे आएगी नहीं अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो, लेकिन वो अलग, उसकी दवा आप अलग यूज़ करेंगे, उसका अलग प्रोसेस है। यहाँ पर आपको 0050 जो लेना है उसको वही 1 kg पर 150 लीटर पानी में स्प्रे कर देना है। इसमें 100 ग्राम बोरोन लेना है इसमें भी। और इसके बाद जो आपके दाने पर चमक आएगी दोस्तों, आप करके देखिए, ज़बरदस्त चमक होगी आपके धान पर, धान की पैदावार में ज़बरदस्त वृद्धि होगी और रोगों की संभावना भी कम से कम होगी। एक साथ मिला करके कुछ भी नहीं डालना है, जो हमने फिर से मैं याद दिला दूं, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट, वो आपको छिड़काव अगर कर रहे हैं तो अलग कर सकते हैं मिला के, वो मिक्स नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं काफ़ी देर तक मिला के रखा है, काफ़ी देर तक मिला के नहीं रखना है। और जब आप स्प्रे करते हैं तो सभी चीज़ों का, जो मैंने बताया आपको चिलेटेड जिंक वगैरह, तो स्प्रे करते हैं तो सभी चीज़ों को अलग अलग ही गोल बनाना है, स्प्रे मशीन में तुरंत डालना है और तुरंत स्प्रे कर देना। तो आप देखिए इस प्रयोग को करके, हमने किया है, काफ़ी अच्छी पैदावार थी, बहुत अच्छी पैदावार हुई, बहुत चमक थी धान पर। आप भी करके देखिए और आशा है आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने किसान दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जो आप पहली बार हैं हमारे चैनल पर, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। और इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे, मंगल रहे, अच्छी तरह से आप रक्षाबंधन मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार।